नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया जुनेजा और बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा क्योंकि लगातार चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली हिंसा के विषय पर, लेकिन इसके साथ साथ सीएए का विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में कल रविशंकर प्रसाद यानी कि खुद कानून मंत्री मुश्किल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर इस वक्त सभी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और जिले की बात हो और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच जो सुरक्षा कर्मी है वो सुबह से दिल्ली में अगर फोर्स की हम बात करें, सुबह से निगरानी बनाए हुए हैं, गश्त कर रहे हैं और इसी के साथ साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आम दिनों की तरह जो जनजीवन है और खास तौर पर जो स्थानीय निवासी हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, अपनी आम जिंदगी को जिए। अब ये हम आपको 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चांदबाग की, मौजपुर की, जाफराबाद की, गोकलपुरी की और दयालपुर की। ये सभी इलाके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये वो सभी इलाके हैं जहां पर हिंसा हुई थी और इसके साथ साथ उपद्रव मचा था। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हिंसा की गवाही देती है, लेकिन इसी बीच लोगों को साफ तौर पर सुरक्षित घर से बाहर निकालने के लिए या ये कहा जा सकता है कि भरोसेमंद किस तरह से हो सकता है इस वक्त माहौल, वो कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से बनाने की। लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आम दिनों की तरह अपना जीवन यापन कीजिए, दुकानें खोलिए, घर से बाहर निकलिए और किसी बात का कोई डर नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ विश्वास कीजिए पुलिस पर, विश्वास कीजिए सुरक्षा कर्मियों पर, क्योंकि हम निगरानी बनाए हुए हैं। चाहे वो ड्रोन की बात हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो या फिर इसके अलावा जो फोर्स है वो लगातार तमाम सड़कों पर, तमाम गलियों में गश्त करती नजर आ रही है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिनको जुम्मे के तहत या फिर ये कहा जाए क्योंकि आज जुम्मा है और इसीलिए 19 दिसंबर की अगर हम बात करें, उस वक्त हुई हिंसा के बाद जो जुम्मे बीते थे वो काफी तनावपूर्ण रहे। ऐसे में कहीं भी चूक ना हो आज, इसीलिए पूरी नॉर्थ ईस्ट जिले अलर्ट पर है। फोर्स लगातार वहां पर गश्त कर रही है, सभी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और किसी तरह की चूक होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, ये पुलिस का कहना है। कुछ देर पहले एसीपी ये कहते हुए चांदबाग से नजर आए कि हमने निगरानी में रखा हुआ है सब कुछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति इस वक्त हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। इससे पहले अमूल्य पटनायक जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, कल रात गृह मंत्रालय ने नाम पर मोहर लगा दी है और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों में जहां एक तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की खबर आ रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएन श्रीवास्तव अब कुछ ही देर बाद, क्योंकि आधिकारिक ऐलान होने के बाद वो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसको लेकर पहले से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। वो बचाएं, मंदिर बचाया जाए। आज के इन भयानक हालात के अंदर मौजूदा भारत सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका इंटेलिजेंस फेल्योर है, अमित शाह का फेल्योर है। हाई कोर्ट के इस फैसले का पूरा देश स्वागत करेगा। फौरन उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अभी तक जिस मंत्री ने भड़काऊ भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हटाया, जब हाई कोर्ट ये बोल रही है। एफआईआर के लिए आपको समय चाहिए, लेकिन मंत्री पद से हटाने के लिए तो कोई समय की जरूरत नहीं है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। लेकिन अगर सख्त कदम उठाए जाएंगे तो भविष्य के अंदर भड़काऊ भाषण देने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, ये सांप्रदायिकता की विरासत और दंगों पे सियासत के ये पेशेवर लोग हैं। ये ऐसे पेशेवर पार्टियां हैं
जिनका कि इतिहास दंगों से दागदार है। अगर आप देखें तो मलियाना से लेकर के और मालेगांव तक, भिवंडी से लेकर के भागलपुर तक 5000 से ज़्यादा कत्लेआम का इतिहास इनके दामन पर चिपका हुआ है। 84 कोई भूल सकता है क्या? भागलपुर का दंगा जिसमें हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, कोई भूल सकता है क्या? जो भिवंडी में हुआ वो कोई भूल सकता है क्या? मेरठ में जो हुआ, मलियाना में हुआ, जिसमें कि जिंदा लोगों को पर ट्रकों में भर करके और मार करके और तालाब में फेंक दिया गया था, कोई भूल सकता है क्या? मुझे लगता है कि इनको पेट में दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश में अमन क्यों है, सुकून क्यों है, भाईचारा क्यों है, सौहार्द क्यों है। सुकून चाहिए, वो सुकून मिल नहीं रहा ना, बच्चे सुकून पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी कई पुराने मुद्दों को सामने रखते हुए, कई पुराने दंगों को सामने रखते हुए ये कहती नजर आ रही है कि कई पार्टियों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल हमारे साथ आज जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता बीनू मेनन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बीनू मेनन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सरकार से सवाल किया जा रहा है और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अब आपसे विश्वास उठ चुका है, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? देखिए, कौन कह रहा है ये कि सरकार पर अगर किसी का हाथ रहा, इस दंगे को ऑर्गेनाइज करने में किसी का हाथ रहा, वो आम आदमी पार्टी रही। आम आदमी पार्टी इस दंगे को आप देखें कि उसका प्रयोगशाला कहां रहा? आम आदमी के पार्षद ताहिर हुसैन का घर। ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बॉम्ब, एसिड बॉम्ब, पत्थरों के कट्टे बरामद होते हैं वहां से। वहां पे अंकित शर्मा जो आईबी के अधिकारी हैं, उनकी मौत वहां पे होती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है कि कहते हैं कि भाई पोस्टमार्टम में आया है कि 2 से 3 घंटे तक उनको चाकू मारी गई। करीब 400 स्टैब्स के निशान हैं, 400 बार चाकू घोंपा गया इनके घर में और कई सारी मौतें इनके घर में हो चुकी है। यहां पे जामिया में अगर दंगे को भड़काने का काम किसने किया था? अमानतुल्लाह ने। मुस्लिमों को वहां पे भड़का के बिठाने का काम अमानतुल्लाह ने किया। अमानत पाएंगे, आप धर्म नहीं अपना अदा कर पाएंगे। ऐसे करके बिठाने वाले, दंगे को भड़काने वाले कहते हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं रहा। वहां सोनिया गांधी दंगों पे आकर बैठने की बात करती हैं, घरों से निकलने की बात करते हैं और किसके नाम पर आप ब्लेम शिफ्ट करते हैं? बीजेपी के ऊपर, कपिल मिश्रा जी के ऊपर। अब मैं बाकी पार्टियों को छोड़कर अगर एनएसए अजित डोभाल के जाफराबाद, ब्रह्मपुरी, गोंडा के उस जायजे की बात करूं जहां वो दौरा करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर आपने स्थानीय लोगों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों के प्रति जो भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सरकार और जनता में जो विश्वास होना चाहिए, जो कायम किया जाना चाहिए, वो उठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। विश्वास कैसे हट रहा है? देखिए, विश्वास, चलिए आप सरकार को छोड़ दीजिए, आप पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। पुलिस के प्रति विश्वास को जगमगाने का काम कौन करते हैं? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। पिछले दंगों में, जामिया के दंगों में, जब पुलिसकर्मी बस की आग को बुझाने की काम कर रहे हैं, पानी डालने का काम करते हैं, उसी वीडियो को ये मनीष सिसोदिया जी ट्वीट करते हैं, ये कहते हुए कि बस में कौन आग लगा रहा है। तो विश्वास अगर लोगों के मन में, जिनको भगा के बिठाया गया है वहां पे, उनको भगाने का काम कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है। अगर सरकार के प्रति अगर जायज चीज में भी एक नाजायज टच देने का काम कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। कि आप देखें ना, सीएए में 1000 बार कई मंचों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट्स, सबके द्वारा बताया गया कि सीएए का किसी से लेना देना नहीं है, इस देश के किसी नागरिक से लेना देना नहीं है। परंतु लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई आप धर्म नहीं पाएंगे। मुसलमानों को भड़काने का काम जो कर रही है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। जवाब में से एक जो सवाल मन में उठ रहा है, देखिए 6 साल हो चुके हैं सरकार को, और ऐसे में कितने समय तक ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बरगला सके? कितने समय तक? क्या जनता को तमाम चीजें नहीं दिखाई देती? क्या जनता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, या फिर सिर्फ बरगलाने से, या फिर कहने में आ रही है कि जनता को समझ नहीं आ रहा, या फिर आप नहीं समझा पा रहे? पुलिस हो या फिर हम सरकार की बात करें, दोनों से विश्वास उठना, जहां एक तरफ
लोकतंत्र की तौहीन है, तो दूसरी तरफ ये जो विश्वास सुरक्षा के प्रति जगमगा रहा है वो बेहद खतरनाक है। बिनू मेनन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन उत्पन्न कर रहे हैं ये विपक्षी लोग। देखिए, लोगों के बीच में आप क्या है भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। लोगों के बीच में एक सरकार को की बनी होगी, बट जो कानून व्यवस्था है उसके प्रति तो आप लोगों को ना बरगलाएं। इसीलिए आपने देखा ना जो भी हुआ, पुलिस को, जैसे मैंने मनीष सिसोदिया के ट्वीट का एग्जांपल दिया, यही चीज कराया जा रहा है। देखिए, क्या शिक्षित नहीं है मनीष सिसोदिया, क्या शिक्षित नहीं है अरविंद केजरीवाल, क्या शिक्षित नहीं है ओवैसी? ये लोग वहां बैठकर लोगों को बरगला रहे हैं, सीए के नाम पर बरगला रहे हैं, सीए को लेकर आपको भड़का रहे हैं। एक और चीज प्रिया जी, देखिए एनपीआर जो है 2010 में कांग्रेस के टाइम पे लागू हुआ, आज जो है एनपीआर को लेकर एक हवा बनाया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग जो है इजीली बरगलाए जा सकते हैं और बड़े ही सिंक्रोनाइज्ड वे में जुमा की नमाज में उनको टीचर और ट्वीट किया जाता, ट्यूटर किया जाता है कि भाई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा है, भाई वो उस माइंडसेट को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। और साथ में देखिए बीएफआई ने जो है 120 करोड़ लेते हैं इस चीज को दंगे देने, दंगा के लिए। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं अगर विश्वास और भरोसे की, क्योंकि सवाल बार-बार उठा है सरकार पर कि एनपीआर एक अलग बात है, सीए को लेकर, फिर एनआरसी को लेकर, फिर जब सरकार से सवाल असम को लेकर पूछे जाते हैं तो उस पर जवाब नहीं मिलता। बिनू मेनन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त जो बाकी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, रजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजय कुमार जी, पहले मैं आपके पास आती हूं। आपने आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया ताहिर हुसैन को, लेकिन बीजेपी ये कह रही है, मनोज तिवारी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि अब 2 गुना सजा होनी चाहिए, दुगनी सजा होनी चाहिए, यानी ताहिर हुसैन को भी और उनके आका को भी। आप इसका सीधा मतलब समझ रहे हैं क्या? जी प्रिया जी, ताहिर हुसैन इसमें लिप्त है, कितना लिप्त है, कितनी उसकी संलिप्तता है, कितना दोष उसका है, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा उसको देनी चाहिए और वो इसमें लिप्त पाया जाता है उसे दुगनी सजा देनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल इस बात के साथ खड़ा हूं। दूसरी बात, मनोज जी के बारे में अब क्या कहें? मनोज जी इतनी हिम्मत तो जुटाए हैं, बहुत अच्छी बात है। गौतम गंभीर जी ने 2 दिन 3 दिन से कहा, मैंने बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने किसी भाजपा के कम से कम इतनी हिम्मत जुटाई, भी कह सके कि इनके ऊपर क्या संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा पार्टी ने, भाजपा नहीं भारत जलाओ पार्टी, क्या कार्रवाई की? तीनों मेनन जी से पूछिए। दूसरी बात, रजय कुमार जी, अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो आपके जवाब में से एक सवाल निकालती हूं। भाजपा पर आरोप लगाना या भाजपा का आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना, क्या आप ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो छवि थी वो किस कदर धूमिल हुई है इन 3 दिनों के बीच? क्या आप जानते हैं या आप बैकफुट पर हैं इस वक्त? देखिए प्रिया जी, मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। रजय कुमार जी की फिलहाल आवाज नहीं आ रही है, लेकिन संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रखते हुए। संदीप चौधरी जी, अगर मैं इस विवाद के बजाय, यानी कि जो विपक्ष पक्ष और इन सभी के मुद्दे, ये जो सभी सियासत को हटाकर अगर लोगों की भावनाओं या फिर जिन लोगों के घर उड़ गए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो अपने बेटे खो चुकी हैं और जो बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं जो वापस नहीं आएंगे, उनके बारे में सोचे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए प्रिया जी, सबसे ज्यादा दुख होता है राजनीति जब ऐसे मुद्दों पे होती है। आप ये देखिए, जो आपका चिन्मयानंद था या जो से कुलदीप सेंगर था, उन्होंने जो रेप किया था उसमें कुछ लोगों ने बीजेपी के ऊपर उंगली उठाई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो पर्टिकुलर लोग जिम्मेदार थे, बीजेपी पार्टी जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन आज वही चीज ताहिर हुसैन जिम्मेदार है उस चीज के लिए। अगर तो आप आम आदमी पार्टी या उसके सरगना पर या उसके आका पर इस तरीके की चीजें करके राजनीति ना करें, क्योंकि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ, जिस आदमी ने गलती की है वो किसी भी पार्टी का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी सिद्ध नहीं हुए थे
एक्शन लेते हुए ताइवान को फौरन पार्टी से भी निकाल दिया। और एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही मीडिया के सामने कि अगर हमारा कोई आदमी हमारी पार्टी को तो उसको दुगनी सजा दो, तो ये एक अपने आप में लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जो पहली बार किसी राजनीतिक दल की तरफ से आऊंगी आपके पास कुछ कहना बीजेपी के प्रवक्ता बीनू मेनन जी चाह रहे हैं आपकी इस बात को सुनकर। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर आम आदमी पार्टी को नहीं दोषी ठहरा जा सकता। तो आम आदमी पार्टी दोषी डे 1 से है। जामिया दंगे जब हुए उस टाइम से ये डे 1 से जिम्मेदार हैं। आपको मैं एक कॉन्क्लेव याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल से सर्जिल इमाम के बारे में पूछा गया, उनकी राय, उन्होंने उससे बच गए। और ये जो दंगा, जो पूरा फर्स्ट स्टेप जो प्रयोगशाला थी, इस जामिया को बिठाने वाले कौन थे? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया कहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, और वहां पे इनके एमएलए अमानतुल्लाह, उन्होंने भड़का के बिठाया। वहां पे अगर भड़काने के भाषण दिए अमानतुल्लाह ने दिया। वहां के मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काया किसने? अमानतुल्लाह ने भड़काया। अगर आप सीलमपुरी के एमएलए देखेंगे, उसके ऊपर जिसने सबसे दंगे बचाए, जिनके ऊपर दंगे के ऊपर वो आरोप लगे, उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीधे से सीधा इन्वॉल्व है इसमें। इस पूरे चीज में सिंक्रोनाइजेशन जो थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से थी। अब जवाब सुन लेते हैं क्या कुछ संदीप जी कह रहे हैं। संदीप जी, बात से सहमत हूं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने मोदी जी की धज्जियां उड़ा के रखी। इतने गंदे गंदे वीडियो आप गूगल करके सुनिए। इसको आप कह सकते हैं पर्सनल कमेंट। आपने भी तो सर, इसको आप कह सकते हैं पर्सनल कमेंट। जब कपिल मिश्रा उस पार्टी में थे, उन्होंने पर्सनल कमेंट्स दिए प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री ने कभी इस पर रिएक्शन नहीं दिए। पूरी बात सुन लेते हैं फिर पर ये जो है पार्टी के जो हेड है आपके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन्होंने क्या है सारा? तो उन्होंने क्या कहा? सुन लेते हैं संदीप जी, पूरी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं प्रिया जी कि जिस आदमी की गलती है तो सजा होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। और पार्टियों पर आरोप लगाना नेताओं का काम है। गौरव भाटिया जब समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे, मोदी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे। उसी तरीके से कपिल मिश्रा है, ये सब अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं। अगर कल बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस में भी जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, फिर ये उल्टा अटैक करते हैं। तो इन लोगों को मैं मानता हूं जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, इतने विवादास्पद बयान देते हैं, उनको कभी भी पार्टी को अपना फेस नहीं बनाना चाहिए। वो एक अलग इशू है, राजनीति में ज्वाइन करा सकते हो आप, ज्वाइन कराइए। लेकिन अगर बीजेपी में फेस बनाना है, जो बीजेपी का रूट कार्य करता है, जो संघ से आया है, आपके पास संदीप जी, यहाँ पर एक और चीज जो समझ आती है, देखिए ये जनता भी समझती है, ये हर व्यक्ति समझता है कि सियासत में अगर कोई पहुंचा है तो वो सियासत करेगा। यानी कि अगर कोई नेता बना है, किसी पार्टी से वो जुड़ा है, सियासत करेगा। लेकिन इस कदर माहौल बिगड़ जाना, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों में इस कदर माहौल बिगड़ जाना, बीनू मेनन जी, ये कहां तक आप सही मानते हैं? जो माहौल आप देख रहे हैं, आप व्यक्तिगत तौर या पार्टी तौर पर कहिए, लेकिन आप जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ। प्रिया जी, मैं ऐसे जवाब दे रहा हूं कैसे ये, और ये मेरे से ये थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कैसे आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी ने आइडियोलॉजी वही रखी है। आपने मयूर बंगाल का ट्वीट भी देखा होगा, जहां पे अंकित शर्मा जिनकी मौत हुई और इतनी दर्दनाक मौत पे वो कमेंट करते हैं, एक ठुल्ले की लाश गटर में मिली। मैं इस पर अपना संवेदना नहीं व्यतीत करता हूं। ये आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी। और ये मेरे से कहते हैं आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी कैसे? बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी अगर हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती, बहुत बड़ा बवाल मचता। पर आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले क्या बोला गया कि भाई सारे मुसलमान एक हो जाए, एक होकर वोट दे, तब हम इनको हरा सकते हैं। क्या ये पोलराइजेशन है कि नहीं है? सीधा सीधा पोलराइजेशन है। और इसके बाद क्या है, अपने हाथ पाक साफ बताते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं, उस टाइम पे भी क्या किया था, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, सिर्फ अमानतुल्लाह ने नहीं कहा था ये बात, मुस्लिम्स को एक होकर वोट करने की बात, ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। और उस टाइम पे क्यों नहीं, आपने उस टाइम पे अमानतुल्लाह को वहां से फील्ड क्यों किया? जब उसने भड़काऊ भाषण दिया, आपने सबसे ज्यादा भड़काने वाले को आपने वहां से टिकट क्यों दिया? ठीक है बीनू मेनन जी, आपने अपनी बात, और दूसरी बात समझिए बीनू मेनन जी, समझिए जरा, अगर मैं एक आम व्यक्ति के जाकर बातें उसकी सुनती हूं, उसके घर जाकर उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में एक एक जगह को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या हुआ। उन लोगों से मैंने बात की जिन घर में शादियां थी और उनके घरों में आग लगा दी गई। ये तमाम चीजें मैंने खुद जाकर वहां पर सुनी है और आंखों में आंसू लिए लोग बैठे हैं। अब उन्हें ना तो बीजेपी पार्टी की सियासत से कुछ लेना देना है, ना उन्हें आम आदमी पार्टी की सियासत से कुछ लेना देना है, ना उन्हें इस बात से लेना देना है कि कौन मुस्लिम वोटों को घेर रहा है और घेर रहा है।
वो हाल हुआ। हम लगातार कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस कहना था कि हमें ऑर्डर्स नहीं है, सुरक्षा कर्मियों का कहना था हमारे पास ऑर्डर्स नहीं। अब इस बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम कहां जाएं अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऑर्डर्स अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं भी वहां मेरा जाना हुआ, प्रवास हुआ, लोगों से मिलना हुआ। देखिए, ऑर्डर्स सिर्फ राइट में गोलियां चलाने की, इन सब चीजों के लिए थी। पुलिस वहां पे डे 1 से लोगों की मदद के लिए पहुंची है। कई जगहों में दंगों को रोकने की कोशिश करी है, लोगों को बचाया है। वहां के बीजेपी पार्षद ने लोगों की जानें बचाई हैं दंगों में। तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए वहां पे जो सिचुएशन था, प्रिया जी आप अगर आप देखते हैं ताहिर हुसैन के घर में जो गए, आप उसी से पता लगा सकते हैं कि कैसे सारी चीजें ऑर्गेनाइज थी वहां पे। सुनिए, मुझे इन निगम पार्षदों के नाम को गिनाने से अच्छा है कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप नहीं मानते कि चूक है। 3 दिन तक लगातार हिंसा होती रही, 3 दिन तक एक के बाद एक ही घर को 3 दिन लगातार जलाते रहे लोग। क्या ये चूक नहीं है? देखिए, चूक क्या कहते हैं, देखिए कभी भी ऐसी चीजों में, जैसे अभी क्या है, दंगों को फ्री हैंड दे दिया, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, कभी ऐसी चीजों में फ्री हैंड देने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, बेशक सेंटर के अंडर पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की भी क्लियरेंस की जरूरत होती है। आप जान लें इस चीज को प्रिया जी। सरकार पर गर्व करते हैं ना जी, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर आप बार बार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे में देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। वहां पर यूपी में 22 करोड़ जनता और 19 दिसंबर को हुई हिंसा में 19 लोगों की या 20 लोगों की जान गई। अब यहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ लोग, दिल्ली में 2 करोड़ लोग, और अब तक 38 आंकड़ा हो चुका है। तो मैं क्या मानूं? बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है ये, जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे चीजें कंट्रोल है। किसके पास है? वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा प्रिया जी, लॉ एंड ऑर्डर बेशक पुलिस बेशक सेंटर के अंडर है। ऐसे सिचुएशंस में स्टेट गवर्नमेंट के क्लियरेंस की भी आवश्यकता होती है, वरना निर्भया रेप केस के अक्यूज इतने टाइम तक जिंदा नहीं रहते। उनके फाइल 3 साल तक दबाए रखा इन्होंने। कन्हैया कुमार भी अरेस्ट हो जाता, कन्हैया कुमार की भी फाइल दबा के बैठे हैं। कन्हैया कुमार पर जब हम चर्चा करेंगे तब आप जरूर कहिएगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ दिल्ली हिंसा पर। अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है, और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट के तहत आ रही है, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली केंद्र, खासतौर पर अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को इस वक्त एक बार फिर से कहा गया है कि रिपोर्ट सौंपे, यानी कि पुलिस, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां सिर्फ बात बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की नहीं है, यहां पर बात है उन 38 लोगों की भी जिनकी जान गई, और ऐसे कई लोग हैं, करीब 200 लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त घायल हैं। और इस वक्त रजय कुमार के पास मैं पहुंच रही हूं। आम आदमी पार्टी से रजय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजय कुमार जी, आप बैकफुट पर हैं, यह आप भी जानते हैं, आपकी पूरी पार्टी जानती है। जिस वक्त लगातार बवाल हो रहा था, आपके विधायक कहां थे, आपके कार्यकर्ता कहां थे, और इसके साथ साथ खुद अरविंद केजरीवाल कहां थे? 3 दिन बाद बाहर क्यों निकले? वो क्या हुआ था? प्रिया जी, मैं इस आपकी बात को जरूर मैं जवाब देना चाहूंगा। जिस दिन बवाल शुरू हुआ, पूरी आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायक राज्यपाल जी के घर पर पहुंचे, उनको बार बार कोशिश की मिलने की, उनको ज्ञापन दिया। सर देखिए, यहाँ पर ज्ञापन दिया। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना सर, तो आप इस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम बनकर नहीं कुछ क्लियर कर सकते सर। रातों की नींद मुहाल हुई है लोगों की, लोग सो नहीं पा रहे हैं। कल शायद चैन की नींद आई होगी लोगों को कुछ हद तक। मैं इस बात को मानता हूँ कि लोगों का जीना दुहार हुआ है। जो लोग आज डर की स्थिति में जी भी रहे हैं, तो वह जिंदगी नहीं, नरक है। लोग कैसे जिए, मैं यही जानना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचे। वैसे बार बार सीता को फोन किए जा रहे हैं, हमारे को कितना बार फोन नहीं उठाए गए, क्यों नहीं पहुंचे उनकी लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस का क्या काम है, क्या कार्य है? छोटा सा मैं आती हूँ जो पिछले 5-6 सालों में आपके पास, लेकिन बाकी सवाल आपसे, जिस मां ने बेटा खोया है उसको क्या आप ये कह पाएंगे कि हाँ हम इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाए? क्या ये नहीं कि वो मां? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन इसी के साथ सवालों के घेरे में केंद्र सरकार, पुलिस और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार, क्योंकि तीनों का ये कोऑर्डिनेशन कहां गया?
3 दिन तक हिंसा होती रही। माना कि जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन देरी से पता चला, या फिर कई समस्याओं में उलझकर लोग रह गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्यों आखिर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश नहीं दिए गए, या फिर किसी का ख्याल ही नहीं था इस ओर? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।